पूरे देश में अलग अलग ज़िलों में प्रदर्शनी लग रही है प्रधानमंत्री के जीवन से जुड़ी हुई। यूपी में भी लग रही है। तो यूपी में ऐसा खास क्या हो गया कि मुझे ये स्टोरी करनी पड़ रही है? क्योंकि यूपी में जो प्रदर्शनी लग रही है सूचना विभाग यूपी का, उसके सौजन्य से, उसमें प्रधानमंत्री की जो तस्वीरें लगनी चाहिए वहाँ कुछ ऐसा हुआ है जो बड़ा ही दिलचस्प है। वैसे तो हर किसी ने अमित शाह को हमेशा कॉन्फिडेंट नहीं बल्कि ओवर कॉन्फिडेंट देखा है, लेकिन ये पहली दफा था जब वो संबोधित कर रहे थे और चेहरे पर कहीं ना कहीं एक तरीके से बड़ा तनाव और दबाव महसूस हो रहा था। उन्होंने जो अपने कार्यकर्ताओं से कहा है उससे इस पूरी कहानी का सारांश पता लगता है, परिणाम पता लगता है। मसला बिहार चुनाव का है, उस चुनाव का जिसके जरिए अपनी अगली परीक्षा को निष्पक्षता के साथ पूरा करने की कोशिश शायद वो कर रहे हैं। निष्पक्षता कहां से? अपनी आरएसएस वर्सेस बीजेपी वाली लड़ाई की बात कर रहा हूं। निष्पक्षता चुनावों को लेकर और वोट को लेकर नहीं। उन्होंने जो बयान दिया है उसे जरा सुनिएगा और उसमें छटपटाहट भी देखिएगा। इस देश के एक सीनियर पत्रकार वो अपने आप को राष्ट्रवादी भी मानते हैं। वो बात अलग है कि व्हाट्सएप की घटिया किस्म की शायरियां पढ़कर प्रधानमंत्री को खुश करते हैं, लेकिन कैसे विपक्ष पर हमलावर ज्यादा नजर आते हैं जबकि सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत नहीं हो पाती। यह भी आपको दिखाऊंगा एनएसयूआई वाले मसले पर जो दूसरों का चुनाव हुआ उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आया, और खबर नरेंद्र मोदी साहब को मिला, ट्रंप साहब की तरफ से मिला रिटर्न गिफ्ट, क्या है वो? नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत इस खबर के साथ कर रहा हूं। अमित शाह ने कहा सीनियर कार्यकर्ता गांव-गांव जाए। ये चुनाव सरकार बनाने का नहीं बल्कि 3/3 से ज्यादा बहुमत से सरकार बनाने का है। तो इसमें एक कार्यकर्ता 20 वोट फॉर्मूला की बात हो रही है। कहा जा रहा है कि सीनियर कार्यकर्ताओं से कह दिया गया है अब आप अपने अपने घर चले जाइए। ये घर भेजकर कौन सी रणनीति नहीं तैयार की जा रही है? क्या अंदेशा हो चुका है कि हाँ, जिस तरीके से वोट चोरी का एक बड़ा मुद्दा बन गया और उसे जनता स्वीकार कर रही है, तो अब खेल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। पहला ये, और दूसरा ये, अगर खेला नहीं होगा तो बीजेपी जानती है उसका आधार खास तौर पर बिहार में कैसा है। मैं बार बार कह रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अगर आप बिहार चुनाव को देखेंगे करीब से तो आप समझ जाएंगे कि खुल के कह रहा हूं, कांग्रेस और बीजेपी दोनों का कोई ऐसा बहुत मजबूत संगठन काम नहीं करता जिसके जरिए कांग्रेस ये दावा कर दे कि वो अपने दम पर बिहार में इस दौर में सरकार बना ले। और यही स्थिति बिहार में बीजेपी की भी है। दोनों की यही स्थिति है। दोनों राष्ट्रीय पार्टियां जो हैं, दोनों की स्थिति, बीजेपी की भी वही स्थिति है। अगर वो किसी सहयोगी के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेगी तो यकीन मानकर चलिए उसकी हालत बहुत पस्त हो जाएगी, और यही कांग्रेस के साथ है। ऐसे में अमित शाह समझ गए कि कुछ खेल करना तो मुश्किल है कि जनता जागी हुई है, और खेल नहीं किया तो हालत खराब हो जाएगी, इसीलिए ये फॉर्मूला दिया गया है। वहीं अब अलग अलग तरह के बयान दिए जा रहे हैं। क्या क्या है? आज मोदी जी के नेतृत्व में देश सुरक्षित महसूस कर रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया में भारत का गौरव बढ़ा है। ये दोनों ही खबरों का पहला वाला जो है वो आगे आपको जाकर बताऊंगा, लेकिन दूसरा वाला जो है आगे जाके बताऊंगा। पहला वाला क्या है, मैंने आपको दिखाया कि मणिपुर गए। अभी बीच में मणिपुर से खबरें कम आ रही थी, लेकिन मणिपुर गए और उसके बाद किस तरह के हालात है। अब सोचिए, असम राइफल्स की आज ही मैंने आपको खबर दिखाई कैसे हमला हो गया। ये नरेंद्र मोदी साहब के मणिपुर दौरे के फौरन बाद की सारी कहानियां हैं, और इस कह रहे हैं देश सुरक्षित महसूस कर रहा है। आइए, ये कहते हैं धर्म के आधार पर चलने वाली पार्टी नहीं है बल्कि विचारधारा और कार्यकर्ताओं के आधार पर चलने वाली पार्टी है। किसने कहा है? अमित शाह कह रहे हैं। अमित शाह कह रहे हैं धर्म के आधार पर, तो फिर राम मंदिर का जिक्र क्यों किया जाता रहा? धारा 370 और तमाम चीजों के बारे में बात क्यों करते हैं आप बात? ये वक्फ कानून आना चाहिए। क्यों ये बात करते हैं कि 3 तलाक और हलाला और पता नहीं कौन कौन सी आप बातें करते हैं? तब कहां से आ जाती हैं सारी चीजें? तो अमित शाह का ये बयान खुद उनके आड़े आता हुआ नजर आ रहा है। अब आइए, एक नई खबर निकल कर आई। अभिषेक उपाध्याय ने सुपर एक्सक्लूसिव कहा, अयोध्या से बड़ा खुलासा हुआ है। पीएम की प्रदर्शनी पर कैंची चला दी गई, उस पर योगी की एंट्री करा दी। बीजेपी की भेजी हुई 67 तस्वीरें कहां गई? सूचना ने स्क्रिप्ट ही बदल दी। ये खबर निकल कर सामने आई है। इसमें बताया गया है कि बाकायदा एक पूरा लिस्ट, जैसे अयोध्या में कार्यक्रम होता है और फोटो खींचते हैं सबके, चाहे मोदी हों, योगी हों, अमित शाह पहुंचे हैं, सब पहुंचे। अब ये देखना होता है कि किसके फोटोज ज़्यादा हैं, किसके कम है। तमाम चीज़ें भी बहुत बड़े, आपने देखा ही है कि अगर मोदी से बड़ी तस्वीर किसी की लग जाए तो उसको लेकर क्या कहा जाता है। राजनीति में हर एक चीज़ का महत्व होता है। तो ऐसे में कहाँ गई वो 67 तस्वीरें जो बीजेपी को भेजी गई थी? क्या अब भी अंदर खाने वो द्वंद्व युद्ध चरम पर है?
और 17 सितंबर जब 75 साल पूरे कर लिए नरेंद्र मोदी साहब ने, और इसकी चिंताएं और ज़्यादा बढ़ गई हैं कि अब दबाव लगातार चौतरफा बढ़ता जा रहा है और बगावत के तेवर दिखाए जा रहे हैं। अब आ जाते हैं रजत शर्मा पर। हमने कल भी आपको खबर दिखाई थी, अगर जेनजी शब्द का इस्तेमाल राहुल गांधी ने किया तो रजत शर्मा ने इसे सीधा नेपाल से जोड़कर जेनजी यानी कि नेपाल के तर्ज पर विद्रोह की बात कह दी। लेकिन रजत शर्मा ने एक बार भी ये नहीं कहा होगा कि अर्जुन सिंह जैसे नेताओं को जेल की सलाखों के पीछे ठूस देना चाहिए, जो पश्चिम बंगाल की सरकार के खिलाफ युवाओं को उकसाकर नेपाल की तर्ज पर, उन्होंने तो कहा नेपाल के युवाओं से सीखो, और तख्ता पलट की पता नहीं क्या क्या नहीं बात कही, तब इन्हें बिल्कुल भी याद नहीं आई। राहुल गांधी के जेनजी शब्द पर ही इन्हें आपत्ति हो गई। क्या कहते हैं, जेनजी ने राहुल गांधी को रिजेक्ट किया। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एबीवीपी की जीत, ये खुद बता रहे हैं। अब कहते हैं उदय भान, वो कहते हैं रजत शर्मा जैसे मोदी भक्त बहुपुआ चिल्ला रहे, जेनजी ने कांग्रेस को नकारा। लेकिन सच्चाई ये है कि एनएसयूआई वीपी यानी वाइस प्रेसिडेंट उम्मीदवार राहुल झांसला को 29,339 वोट मिले, जबकि एबीवीपी अध्यक्ष आर्यन मान को सिर्फ 28,841 वोट मिले। तो रजत शर्मा जी जेनजी ने कांग्रेस को नहीं, बल्कि अब जो इन्होंने आगे उनके लिए लिखा, मैं ऐसे शब्द का इस्तेमाल मैं नहीं करूंगा, क्योंकि चाहे जो भी है, हर एक व्यक्ति का एक सम्मान होता है। हाँ, उसकी विचारधारा से हम नहीं इत्तेफाक रखते, बात अलग है। खैर, आगे आइए। अब आते हैं रिटर्न गिफ्ट की बात। ये रिटर्न गिफ्ट दिखाते हुए नरेंद्र मोदी साहब को डोनाल्ड ट्रंप ने रिटर्न गिफ्ट दिया है। इससे पहले आपको याद होगा कि 17 सितंबर को जब जन्मदिन था और डोनाल्ड ट्रंप ने बर्थडे विश किया था, तो इस देश के तथाकथित बड़े बड़े राष्ट्रवादी पत्रकारों ने उसे बड़ा ज़बरदस्त तरीके से दिखाया कि नरेंद्र मोदी नहीं लिखा, नरेंद्र लिखा, और कैसे विश किया, क्या ये हुआ वो हुआ। वो बात अलग है कि थोड़ी देर बाद एक खबर आई, उस खबर को किसी ने नहीं दिखाया कि इसी डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, हमारे देश को ड्रग तस्कर देश के तौर पर लिस्टेड कर दिया। वो खबर नहीं दिखाई। ये नहीं दिखाई डोनाल्ड ट्रंप का भारत को झटका। H1B जो बी वीज़ा है उसकी फीस बढ़ा दी है। ट्रंप प्रशासन ने H1B वीज़ा की फीस को बढ़ाकर $1 लाख यानी लगभग 90 लाख रुपए कर दिया है। याद है, शुक्रवार को ओवल हाउस में जारी किया गया। पहले जहां H1B वीज़ा की फीस लगभग मात्र तकरीबन 6,10,000 होती थी, वो तकरीबन 15 गुना बढ़ा दी गई है। अब आप सोचिए, ये गिफ्ट मिला है। ट्रंप ने H1B वीज़ा प्रणाली में किया बदलाव, भारतीयों पर होगा सीधा असर। हर कोई जानता है कि सबसे ज़्यादा जो कामगार स्थिति है, युवाओं की स्थिति है। कामगार का मतलब होता है, कामगार का मजदूर मत समझिए हमेशा, वो हर क्षेत्र में अगर सबसे ज़्यादा महारत किसी ने हासिल कर रखी तो भारत के युवाओं की है। ये स्पष्ट बात है। अब जाकर देखिए, दुनिया में बहुत है, आबादी बहुत है दुनिया की, लेकिन उस स्तर पर नहीं है। हमारे यहाँ वो अपॉर्चुनिटी नहीं है। शायद यही वजह है कि हमारे देश से भी युवाओं को बुलाया जाता है। मैं हर क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, ये नहीं कह रहा अब मैं केवल मेडिकल क्षेत्र की या इंजीनियरिंग क्षेत्र की बात नहीं कर रहा, मैं बात छोटे लेवल की कर रहा हूँ, बड़े तक लेवल की बात कर रहा हूँ। हमारे जैसे देश के युवा नहीं है कहीं पर, जिनकी बौद्धिक क्षमता से लेकर उनकी शारीरिक क्षमता इतनी कि वो बहुत घंटों तक मेहनत कर सकते हैं। इसीलिए भारत को प्रेफरेंस हमेशा दी जाती है। आप देखिए रूबिका लियाकत क्या कह रही हैं, जरा पहले सुनिए। क्या पहले इस पर क्या बताया गया, सुनिए क्या कहते हैं। Thank you, Mr. President. One of the most abused visa systems in our current immigration system has been the H-1B non-immigrant visa program. This is supposed to allow highly skilled laborers who work in fields that Americans don't. तो नई H-1B नियमावली ने लाखों छात्रों का सपना तोड़ दिया है, जिनमें भारतीय भी शामिल हैं। हॉवर्ड लटक ने का कहना है कि कंपनियों को तय करना होगा कि कोई विदेशी कर्मचारी इतना महत्वपूर्ण है कि उसके लिए हर साल $1 लाख सरकार को दे, वरना उसे घर लौटना होगा। अब आप देखिए कितने लोगों को वापस भेजने की तैयारी चल रही है। और मैं फिर बता रहा हूँ, भारतीय कामगारों पर इसलिए सबसे ज़्यादा फर्क पड़ेगा क्योंकि उनके वहाँ काम करने की वजह से उन कंपनियों को नुकसान होगा। कंपनी कभी नहीं चाहेगी कि एक कर्मचारी पर $1 लाख यानी यहाँ के हिसाब से 90 लाख रुपया हर साल खर्च कर सके। या तो उनकी सैलरी से कटेगा, तो इतनी सैलरी वहाँ मिल रही, तमाम चीज़ें हैं। अब सोचिए क्या क्या स्थिति लाकर खड़ी कर दी। और तब भी हम कह रहे हैं कि देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र कहकर बर्थडे विश किया है। रणविजय सिंह कहते हैं मोदी के दोस्त ट्रंप ने भारत को फिर झटका दिया। अब H-1B वीज़ा की फीस 88 लाख रुपए कर दी, मतलब हर साल 88 लाख देकर आप अमेरिका में काम कर सकते हैं। पहले ये फीस सिर्फ 6 लाख रुपए की करीब थी, यानी 6,10,000 थी। दुनिया में सबसे ज़्यादा H-1B वीज़ा का फ़ायदा भारत ही उठा रहा था। ट्रंप को ये भी पता है और लगातार इसी तरह की बातें निकल कर सामने आ रही है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।